कुछ प्रॉपर्टीज जो अपने को अगले वाले एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। सबसे पहला वाला है कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज ए बी सी डी अगर दिया हुआ है तो ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इट विल बी पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। डायगोनल्स वहां पे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होंगे। देन एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, ये तो सबको पता ही है। फिर उसके बाद में आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस का ऐसा है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री नहीं था, रोम्बस में ये 90 डिग्री है, चारों साइड्स इक्वल है। एंगल डायगोनल्स जो है दे आर परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये दोनों के प्रॉपर्टीज को मर्ज करने के बाद में स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनती है। देखो रोम्बस में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा नहीं है, रोम्बस में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा नहीं है। यहां पर है रेक्टेंगल में है कि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्क्वायर में ये दोनों प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाती हैं कि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो इस डायगोनल का लेंथ होगा वही सेकंड वाले का भी होगा। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जो AC का लेंथ होगा वही BD का लेंथ होगा। रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर है ऐसा नहीं है, लेकिन रोम्बस में है तो ये प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक प्रॉपर्टी स्क्वायर में ऐसी है जो ना ही अपने को रोम्बस में देखने मिलती है ना ही अपने को रेक्टेंगल में देखने मिलती है, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल। मतलब अगर ये ये डायगोनल BD है तो डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब टोटल 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। सेम AC अगर देखेंगे तो वो भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 45 45 45 45। समझ में आया? स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है। ये हमने पहले वाले दिन में ही डिस्कस कर लिया था, बराबर। स्टॉप। अगले वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट 5.3 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल जहां पे डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, जहां पे एक डायगोनल का लेंथ आपको दे दिया AC विच इज इक्वल टू 8 और फिर एक एंगल दिया है एंगल CAD इज 35 डिग्री। उसके बदले में आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है? वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ BO मतलब इसका लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है, एंड मेजर ऑफ एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहली चीज कि लेंथ ऑफ AC इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BD, बराबर। जो AC का लेंथ है वही BD का लेंथ होगा और इसका रीजन क्या आएगा? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी इक्वल बोला है तो बाइसेक्ट क्यों लिखूंगा मैं? रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा तो दिमाग खर्च करो। डायगोनल AC और डायगोनल BD को मैं इक्वल बता रहा हूं मतलब कॉन्ग्रुएंट बता रहा हूं ना मैं। अव्वल लेवल के अनपढ़ जैसा बिहेव कर रहे हो यार आप। फिर इसके बाद में लेंथ ऑफ BO इट इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ BD। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये क्यों? लेंथ ऑफ BO इट इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ BD। इसका रीजन क्या आएगा? क्या आएगा रीजन? यस, कुछ भी बोलते जाओ। डायगोनल्स, हाँ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर कहां से आया भाई? स्क्वायर कहां से आ गया? Therefore लेंथ ऑफ BO इट इज इक्वल टू हाफ इंटू BD की जगह पे मैं यहां पे लिखूंगा लेंथ ऑफ AC। BD की जगह पे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ AC। क्यों? क्योंकि BD एंड AC दिस आर इक्वल एज पर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1। अब AC का वैल्यू क्या दिया है अपने को? तो ये बन जाएगा लेंथ ऑफ BA इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 8। रीजन गिवन। अब देखो AC का वैल्यू दिया हुआ है 2 1s are 2 4s are, therefore length of BO it is equal to 4 सेंटीमीटर।
बराबर। फिर उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। एंगल सी ए डी इन्होंने अपने को दिया है और उसके बदले में पूछा ए सी बी, सी ए डी ए सी बी। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी दिस आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, मतलब पैरेलल होंगे, वो पैरेलल होंगे। एंड डायगोनल एसी वो एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो एंगल सी ए डी का मेजरमेंट है वही एंगल ए सी बी का भी मेजरमेंट रहेगा, बिकॉज दिस आर ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग कि सेगमेंट ए डी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी बी, या फिर बी सी भी लिख सकते हैं। यहां पर आएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल खुद एक तरीके का पैरेललोग्राम है। एंड डायगोनल एसी इज ट्रांसवर्सल, बराबर। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, alternate angles. Therefore, measure of angle ACB, it is equal to measure of angle CAD. Equal to डालने के लिए अपने को measure लिखना पड़ता है. Therefore, measure of angle ACB, it is equal to CAD का वैल्यू कितना दिया आपने को? 35. तो रीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? गिवन। लास्ट में एक आंसर का कॉलम बनाएंगे। आंसर, पहला वाला क्वेश्चन अपने को क्या पूछा था इन्होंने? लेंथ ऑफ BO इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दूसरा वाला क्या पूछा था इन्होंने? एंगल ACB, मेजर ऑफ एंगल ACB इट इज इक्वल टू, एक डब्बे में रख के इनको दे देंगे, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया देखो कि क्वाड्रिलेटरल PQR ऐसे जो कि एक रोम्बस है, जहां पर PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है इट इज 7.5 सेंटीमीटर, एंगल QPS का वैल्यू दे दिया 75 डिग्री। क्या क्या फाइंड आउट करने वाला है? सबसे पहले फाइंड आउट करने वाला है QR का लेंथ फाइंड आउट करने वाला है। देखो जो अपने को फिगर दिया हुआ है वो रोम्बस है और रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अगर एक साइड 7.5 है तो बाकी सब साइड 7.5 रहने वाले। उसके बाद में फाइंड आउट करने वाला एंगल PQR। यहाँ पे देखो एंगल PQR, रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे दिया ये 75 डिग्री है तो अगला वाला मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, बराबर। फिर उसके बाद में SRQ, ये एंगल P का ऑपोजिट एंगल है, ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री। इस तरीके से अपना ये सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब लिख के लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ में कि PQ इट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, बराबर। सिंस quadrilateral PQRS इज अ रोम्बस, क्योंकि ये रोम्बस है, ये भी गिवन है। Therefore, QR ये किससे इक्वल हो जाएगा? PQ से। रीजन हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। Therefore, QR इट इज इक्वल टू, PQ का वैल्यू कितना है? 7.5। आपने को देखो क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया? क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, तो 7.5 यूनिट्स आएगा यहाँ पे, 7.5 यूनिट्स आएगा, ठीक है। ये अपने को पहला वाला आंसर मिल गया। फिर इसके बाद में मेजर ऑफ एंगल QPS प्लस मेजर ऑफ एंगल PQR इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर क्या आएगा? एडजेसेंट, आपको फुल फॉर्म में लिखना है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखो, रोम्बस लिखो, रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसमें से एंगल QPS का वैल्यू है अपने पास। एंगल QPS का वैल्यू क्या है? 75 डिग्री इन्होंने दिया हुआ है, बराबर। 75 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल PQR इट इज इक्वल टू 180। 75 उस साइड जाएगा तो मेजर ऑफ एंगल PQR इट इज इक्वल टू 180 माइनस 75, मतलब मेजर ऑफ एंगल PQR कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ये मिल गया अपने को सेकंड वाला आंसर, बराबर। फिर इसके बाद में थर्ड वाले आंसर की तरफ कि मेजर ऑफ एंगल SRQ इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल QPS
क्यू पी एस या फिर एस पी क्यू लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। कौन सा साइड है जिसमें 3 लेटर से लिखते हो आप लोग? ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एस आर क्यू इट इज इक्वल टू क्यूपीएस का वैल्यू कितना है? 75 गिवन। ये अपना तीसरा वाला आंसर है। यहां पर भी रीजन में लिखना पड़ेगा अपने को गिवन। फिर लास्ट में एक आंसर का कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पहला वाला क्या था अपना? क्यू आर का वैल्यू था, बराबर। तो क्यू आर इट इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स। फिर इसके बाद में क्या था? एंगल पी क्यू आर। तो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इट इज इक्वल टू 105 डिग्री। और लास्ट वाला क्या था? मेजर ऑफ एंगल एस आर क्यू। एस आर क्यू इट इज इक्वल टू 75 डिग्री। खत्म। अब ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो, आई जे के एल इज अ स्क्वायर एट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज थी? हर एक एंगल 90 डिग्री, हर साइड इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब यहां पर जो इन्होंने एंगल आई एम जे फाइंड आउट करने वाला है, आई एम जे, ये बड़ा ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। क्यों? प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। मतलब यहां पर अगर मैं डायगोनल एल जे की बात कर रहा हूं तो एंगल एल कितना डिग्री होगा? 90। ये डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45। फिर एंगल आई से, सॉरी डायगोनल आई जे का बात करूंगा तो एंगल के को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। ये एंगल आई को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो क्या फाइंड आउट करने बोला उसके हिसाब से हम लोग जो है सारी चीजें लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला कि क्वाड्रिलैटरल आई जे के एल इज अ स्क्वायर, ये गिवन है। फिर इसके बाद में डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, बराबर। देयरफॉर एंगल आई एम जे इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आई एम जे 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, फुल फॉर्म लिखना है, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बराबर। पहला वाला मिल गया। अगला वाला है एंगल जे आई के। एंगल जे आई के, जे आई के ये वाले एंगल की बात चल रही है यहाँ पे, एंगल जे आई के, बराबर। तो जे आई के क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल जे आई एल, बराबर, जे आई एल। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो उस हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, बराबर। देयरफॉर एंगल जे आई के इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 90 डिग्री, बराबर ना। जे आई एल का वैल्यू क्या रहेगा? 90 डिग्री। यहां पे रीजन क्या आएगा? एंगल ऑफ अ स्क्वायर, सही है। हाफ और 90 को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। पहला वाला आंसर मिल गया। सेम तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे, सेम तरीके से हम लोग सेकंड वाला भी करेंगे। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा देखो, एल जे के मतलब ये वाला एंगल एल जे के, ये एंगल जे का हाफ रहेगा कि एंगल एल जे के इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल आई जे के, या फिर के जे आई लिख सकते हैं। एंगल जे का हाफ रहेगा ना ये, तो आई जे के। रीजन क्या आएगा? सेम यही वाला, डायगोनल्स बाइसेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। फिर इसके बाद में एंगल एल जे के इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 90 डिग्री। यहां पर भी सेम यही रीजन, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, यही दो रीजन वहां पे लिखना, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल एल जे के 90 का हाफ कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। लास्ट में आंसर के कॉलम में क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2,
और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों का आंसर लिखेंगे जैसे पिछली बार हम लोगों ने लिखा था ना। ऐसे यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये हमारा पहला वाला आंसर था, बराबर, ये हमारा सेकंड आंसर था और ये हमारा थर्ड आंसर। लिख लो। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी सी डी। तो हम लोग ने अपने को नाम दिया हुआ नहीं था, लेकिन सॉल्व करते हैं तो अपने को नाम चाहिए, तो हम लोगों ने एज्यूम करके गिवन में सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने बोला एक रोम्बस है, हमने बोल दिया रोम्बस ए बी सी डी है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, जहाँ पे डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एम, जिसमें से एक डायगोनल का लेंथ अपने को दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ए से लेके सी का ये जो लेंथ है ए टू सी इट इज 20 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद में बी से लेके डी का ये जो लेंथ है इट इज 21 सेंटीमीटर, बराबर। अब एक बात बताओ, डायगोनल्स क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, ए बी और डी सी, सॉरी ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जब मैं यहां पर सोल्यूशन में जाऊंगा तो अगर एम बी का वैल्यू निकालू मैं, फिर उसके बाद में अपने को सबसे पहले लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने बोला। कोई एक साइड भी अगर अपने को मिल गया तो सबका लेंथ अपने को मिल जाएगा। और उसके बाद में पेरीमीटर फाइंड आउट करने वाला है। पेरीमीटर मतलब क्या होगा, रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, क्योंकि सारे साइड इक्वल है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि BD जो है, BD और ये BM, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, MB इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। रीजन क्या आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर MB इट इज इक्वल टू हाफ इंटू BD का वैल्यू कितना है 20, नहीं BD का वैल्यू 21, तो ये बन जाएगा 21/2, बराबर। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में ऐसे ही MC इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, बराबर, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। रीजन सेम यही चीज कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर MC इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 20। हाफ इंटू 20 मुझे पता है 10 होता है, लेकिन मैं 20/2 ही लिखूंगा क्योंकि यहां पर भी अपॉन 2 है। क्या पता आगे चल के कैंसिलेशन या फिर कैलकुलेशन करने में मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाए, दोनों का डिनोमिनेटर 2 रहेगा इसलिए। अब एक चीज और कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बराबर, जिसमें से MB का वैल्यू मुझे मिल गया है, MC का वैल्यू मुझे मिल गया है, अब मुझे BC का वैल्यू मिल सकता है ना, क्योंकि ये देखो ये हो गया MB, यहां से हो गया ये MC और ये हो गया BC। मुझे पता है ये 90 डिग्री और ये वाला साइड मुझे मिला 21/2 और ये मुझे मिला 20/2। पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो BC मिल जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर मैंने BC ढूंढ लिया तो चारों साइड सेम है ना, तो सब साइड मिल जाएंगे अपने को। इन ट्रायंगल BMC, अच्छा BMC आ गया, BMC मेजर ऑफ एंगल BMC इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आएगा डायगोनल्स, नहीं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर फुल फॉर्म में लिखना है बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम फुल फॉर्म में लिखना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इट इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर मतलब BM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, बराबर। BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू MB का वैल्यू देखो क्या मिला आपने को 21/2, बराबर, तो 21/2 का स्क्वायर प्लस MC का वैल्यू क्या है 20/2 का स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से मुझे MB का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर मैं MB लिख देता हूँ आगे चल के आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। MB का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया और MC का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मिल गया, तो देयरफॉर BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 2 कैंसिल नहीं करने का फायदा क्या मिला अपने को, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन मिल गया, तो BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू 441 प्लस 400 डिवाइड बाय 4, तो BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू 841 डिवाइड बाय 4। देयरफॉर BC इट इज इक्वल टू अंडर रूट 841 डिवाइड बाय 4। अब 841 किसका स्क्वायर है, 41, 21 का ट्राई करते हैं, 21 का तो हो चुका है, 29 का, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है ना, मतलब या तो 1 वाले नंबर का स्क्वायर है या तो 9 वाले नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि 1 1 1 होता है और 9 9 81 आता है, तो लास्ट में 1 है, मतलब या तो लास्ट में 1 वाले का स्क्वायर रहेगा जैसे कि 21,
जो कि नहीं है बिकॉज 441 हमने कैलकुलेट किया, या तो 29 का रहेगा, 29 का रहेगा, नहीं रहेगा तो 31 का ट्राई करेंगे, फिर 39 का ट्राई करेंगे, फिर 41 का ट्राई करेंगे, फिर 49 का ट्राई करेंगे, या तो प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो आप लोग। 29 इंटू 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यहाँ पर क्या आ गया 1, 6 प्लस 8 841, तो 29 अपॉन 4 का तो अपने को पता है क्या होने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर BC इट इज इक्वल टू 29, 4 का क्या रहेगा 2, 4 का स्क्वायर रूट, अब 29 का हाफ, 29 का हाफ कितना हो जाएगा 14.5, देयरफॉर लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर, बराबर। फिर इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि वो रोम्बस है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा 4 इंटू साइड, बराबर। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 20 नहीं 14.5 विच इज इक्वल टू 14.5 का 4 टाइम्स करके अपने को यहाँ पे आंसर लिखना है सेंटीमीटर्स में, जो कि होने वाला है 58 आई गेस 58.00 सेंटीमीटर, खत्म। लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, साइड ऑफ रोम्बस इट इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर, फिर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इट इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर, खत्म। 5.4 के सबसे पहले वाले क्वेश्चन में अपने वो एक ट्रेपेजियम बताया उन्होंने, ट्रेपेजियम बोला नहीं है कि ट्रेपेजियम है, बस उन्होंने साइड्स जो उन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से अपने को समझ लेना। मेरे साथ मेंशन भी किया है कि क्वाड्रिलैटरल IJKL इज अ ट्रेपेजियम, नहीं दिया कोई बात नहीं, वो है ट्रेपेजियम है कि IJ रॉन्ग हो गया IJKL तो अपने को दिया कि IJ इज पैरेलल टू KL, IJ इज पैरेलल टू KL, जहां पे एंगल I का वैल्यू अपने को 108 डिग्री दे दिया है और एंगल K का वैल्यू अपने को 53 डिग्री दे दिया। अगर मैं यहां पर मेंशन नहीं करता हूं कि ट्रेपेजियम नहीं है करके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को एंगल J और एंगल L फाइंड आउट करने के लिए बोले। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि सिंस IJ इज पैरेलल टू KL एंड ये जो IL है सेगमेंट IL इज ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया IJ, ये हो गया KL, ये हो गया IL। अब ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल I प्लस मेजर ऑफ एंगल L इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल। आप लोग कंफ्यूज रहोगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट लिखना है या फिर इंटीरियर एंगल थ्योरम लिखना है, तो ऊपर एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर दिया ना आपने, इसके बाद में खाली इंटीरियर एंगल लिख दो, इट इज मोर देन इनफ। एडजेसेंट एंगल नहीं लिख सकते बिकॉज ये पैरेललोग्राम नहीं दिया। फिर मेजर ऑफ एंगल I कितना दिया आपने को 108 प्लस मेजर ऑफ एंगल L इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। I का वैल्यू 108 कहां से मिल गया, गिवन, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल L इट इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो मेजर ऑफ एंगल L कितना हो जाएगा 72 भाई, कुछ भी अगला वाला वैल्यू देख रहे हो, पहला वाला आंसर मिल गया अपने को। फिर इसके बाद में सेकंड वाले आंसर की तरफ चलते हैं, वहां पर भी सेम ऐसे ही करना है अपने को। हम लोग लिखेंगे कि सिंस IJ इज पैरेलल टू KL, ये गिवन है, यहां पर भी ये स्टेटमेंट गिवन में ही था, एंड सेगमेंट इस बार JK एंड सेगमेंट JK इज ट्रांसवर्सल, IJ इज पैरेलल टू KL और JK जो है ट्रांसवर्सल है। वंस अगेन ये दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, वहां पे C फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल J प्लस मेजर ऑफ एंगल K इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल J प्लस K का वैल्यू कितना दिया है 53 डिग्री, तो प्लस 53 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा गिवन। देयरफॉर
मेजर ऑफ एंगल जे इट इज इक्वल टू 180 माइनस 53 डिग्री। 180 में से 53 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 127 डिग्री, बराबर। खत्म। लास्ट में आंसर का कॉलम बना के दोनों आंसर एक साथ लिखिए।